कहानी की शुरुआत में हमने वर्तमान जेल में डाल्टन रसल नाम के एक व्यक्ति को देखा। उसने कैमरे से कहा, मेरा नाम डाल्टन रसल है और मैं इस जेल में हूँ। मैंने बेहतरीन बैंक डकैती की योजना बनाई और सफल रहा, लेकिन मैंने सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए भी लूटपाट की। अब आपको यह जानने के लिए मेरी कहानी सुननी होगी कि मैंने यह कैसे किया। फिर दृश्य अतीत में बदल जाता है और हम एक वैन को विभिन्न स्थानों से कुछ लोगों को ले जाते हुए देखते हैं। वे सभी चित्रकार के कपड़े पहने हुए हैं और उनके चेहरे पर मुखौटे हैं। वैन मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक के पास खड़ी थी। तभी हमने बैंक में कई लोगों को अपने काम में व्यस्त देखा। फिर हम देखते हैं कि रसेल अपने हाथ में एक उच्च घनत्व टॉर्च के साथ बैंक के दरवाजे से अंदर जा रहा है, जिसे वह सुरक्षा कैमरे के सामने टेबल पर टॉर्च रखता है और उसे चालू करता है ताकि सुरक्षा कैमरा फुटेज को कैद ना कर ले। फिर हम उसके बाकी साथियों को बैंक में प्रवेश करते देखते हैं। सभी ने पेंटर के कपड़े पहने हुए थे। अंदर जाने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सुरक्षा गार्ड को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसके पास कोई कार्रवाई करने का समय नहीं था। दरअसल उसने अपने पीछे बंदूक तान ली और धुआं ग्रेनेड छोड़ दिया। इससे बैंक के अंदर धुआं फैल गया। फिर रॉबर्ट सभी पर अपनी बंदूक तान देता है, जमीन पर गिर पड़े। इस बीच बैंक के अंदर से धुआं निकलता देख एक पुलिस अधिकारी को संदेह हो जाता है और वह बैंक में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन डाल्टन अंदर से बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि उन्होंने अंदर मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया है। अगर पुलिस अंदर आई तो वे उन बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। इसके बाद अधिकारी ने बैकअप के लिए NYPD मुख्यालय को फोन किया और पुलिस टीम को बुलाया। जब उन लोगों ने पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से देखी तो उन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया। इस बीच बैंक के मालिक आर्थर कीज को खबर मिली कि उनका बैंक लूट लिया गया है। यह सुनकर वह चिंतित हो गया। फिर वह हाई पावर ब्रोकर मैडल इनवाइट को फोन करता है और उससे मामले को सुलझाने के लिए कहता है, क्योंकि उसी शाखा में उसके लॉकर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मेडेलिन ने उससे पूछा कि उस लॉकर में क्या है। उन्होंने कहा कि इसमें उनके परिवार की कुछ विरासती वस्तुएं हैं और वह नहीं चाहते कि कोई उनके संपर्क में आए। जवाब में मेडेलिन ने उससे कहा कि उसका काम हो जाएगा। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि फ्रेजियर और मिशेल ने एक बार जो कि बंधक वार्ता टीम के लिए काम किया था, वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फ्रेजर एक चतुर और अनुभवी पुलिसकर्मी है, लेकिन उसके खिलाफ एक पुराने मामले की जांच चल रही है, इसलिए वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वह उनके साथ जाने को तैयार हो गए। फ्रेजियर फिर वैन में कैप्टन डेरियस से चाल के बारे में बात करता है। मामले के प्रभारी व्यक्ति ने उनसे कहा कि हमें अभी भी नहीं पता है कि बैंक में कितने लोगों को बंधक बनाया गया है और कितने लोग संदिग्ध हैं। फ्रेजियर ने डेरियस से कहा कि यदि उसके पास मामले की सारी जानकारी हो तो वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। फिर वे खाना खाने चले गए। इस बीच लुटेरे उन्हें सीढ़ियों से नीचे एक फोन बूथ पर ले गए, जहां बैंक कर्मचारी और अन्य बंधक थे। उन्हें 2 अलग अलग पंक्तियों में रखें। डाल्टन ने सभी फ्लाइट अटेंडेंट से अपने बटुए, सेल फोन और चाबियां उठाने, उन्हें मोड़ने और अपने पर्स में रखने के लिए कहा। बैंक टेलर ने उसे अपना सेल फोन नहीं दिया और उससे कहा कि वह अपना सेल फोन घर पर भूल गया है। गैलन गंभीरता से पूछता है और उस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि वह भी यही बात कहता है, इसलिए वह अन्य कर्मचारियों के फोन की जांच करता है और किसी एक कर्मचारी के फोन को शॉर्ट डायल करके उसका नंबर पता करता है। जब मैंने जीस को फोन किया तो उसका फोन उसके कार्यालय में ही मिला। जब डाल्टन ने यह देखा तो वह उसे अपने कार्यालय में ले गया और उसे बुरी तरह पीटा। ये देखकर बाकी मेहमान भी काफी डर जाते हैं और बाकी मैं उन पर छोड़ता हूँ। एक बच्चा उसे अपना वीडियो गेम देता है और वह उसे प्यार से वापस दे देता है। डाल्टन फिर सभी को लाइन में खड़ा करता है, उन्हें लिंग के आधार पर अलग करता है और उन्हें अपने अंडरवियर उतारने का आदेश देता है। वृद्धा ने अपने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया। ऐसे में रॉबर्ट्स ग्रुप की लड़कियां महिलाओं को दूसरे कमरे में ले जाती हैं। इसी बीच जब उन्होंने दूसरे टायर की आवाज सुनी तो उन्होंने बाकी प्रबंधकों को वही सूट और मास्क पहनने का आदेश दिया जो वे अपने साथ लाए थे। कुछ समय बाद पुराना बैंक टेलर, उसे दिल की समस्या थी। जब जल्टन और उसके दोस्तों ने देखा कि वह थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा है तो उन्होंने उसे बैंक से बाहर जाने दिया। जैसे ही वह बाहर आता है, पुलिस उसे घुटनों के बल बैठने के लिए कहती है। फिर वे उसे पकड़ लेते हैं और उससे अंदर की स्थिति के बारे में पूछते हैं और वह कहता है कि अगर पुलिस अंदर आई तो रॉबर्ट्स 2 लोगों को मार डालेगा। इस बीच लुटेरे और बंधक पूरे बैंक की जांच करते
करते हैं और जायजा लेते हैं। वे सुरक्षा कक्ष और लॉकर से गुजरते हैं और पीछे के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां कार्यालय की आपूर्ति संग्रहित होती है। बाद में हम बेंच के अंदर जमीन में रबर खोदते हुए देखते हैं। इस बीच डेरियस फ्रेजियर और रॉबर्ट्स उस आदमी के बारे में बात करते हैं जिसे उन्होंने मुक्त कराया था। वह आदमी उन्हें बताता है कि अंदर 4 रॉबर्ट हैं। दारियुश ने उन्हें बताया कि वे डकैती से पहले बैंक के वीडियो फुटेज का इंतजार कर रहे हैं ताकि अंदर की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर मिल सके। वह फ्रेजियर को बताता है कि बैंक की सभी कॉलें उसे अग्रेषित कर दी गई हैं और यह फ्रेजियर पर निर्भर है कि वह आगे क्या करता है। मिस्टर फ्रेजर को लगा कि अब मिस्टर लवर से बात करने का समय नहीं है, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि मिस्टर रॉबर्ट्स का अगला कदम क्या होगा। जब वह इंतजार करता है, रॉकेट रॉबर्ट्स की वैन को बाहर खड़ा देखता है और उसे संदेह होता है कि वह चोरी हो गई है। अंत में कुछ समय के बाद फ्रेजियर डाल्टन से बात करने के लिए सहमत हो जाता है और बैंक को फोन करता है, लेकिन डाल्टन तब तक जवाब नहीं देता जब तक कि सुरक्षा कैमरे की फुटेज सामने नहीं आ जाती और वे जांच शुरू नहीं कर देते। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट्स ने पहले ही अपने साथ लाए फ्लैशलाइट का उपयोग करके उन कैमरों को अंधा कर दिया है। इस समय बैंक के सामने हलचल दिख रही है और सभी पुलिस वाले वहां दौड़ रहे हैं। उसी समय मेडलिन की मुलाकात न्यूयॉर्क के मेयर से होती है। वह उन्हें बताती है कि उसे अपने एक ग्राहक के मामले में उनकी मदद की जरूरत है, क्योंकि वह निगरानी जारी है। उसने कहा कि उसे किसी तरह उसके बैंक जाने की व्यवस्था करनी होगी। सुरक्षित रहने के लिए कृपया कुछ पुलिस अधिकारियों को अपने साथ लाएं। मेयर ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेडल ने उनके सुझाव मान लिए। इस बीच एक अन्य बंधक को एक संदेश के साथ रिहा करें। जैसे ही बंधक बाहर आता है तो सभी पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं। भले ही वह एक सिख था, सभी ने सोचा कि वह एक अरब आतंकवादी था और उसकी पगड़ी उतारकर उसके धर्म का अपमान किया। उसे बेरहमी से गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए एक रेस्तरां में ले गए। सिख बहुत गुस्से में है, लेकिन किसी तरह वे उसे मना लेते हैं। फिर वह कहता है कि अंदर कम से कम 20-30 और स्नाइपर हैं और वे रॉबर्ट के विदेशी हैं। फिर उन्होंने रॉबर्ट्स द्वारा बंधक के साथ भेजा गया संदेश पढ़ा। इस संदेश में कहा गया था कि वे 21 बजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए 2 बसें और एक विमान चाहते थे, और अगर पुलिस ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हर घंटे एक बंधक को मार दिया जाएगा। यह भी बताया गया है कि बैंक अंदर से प्लास्टिक विस्फोटकों से घिरा हुआ था। फिर वे बैंक के फोन पर एक संदेश भेजते हैं जिसमें डिरसा को बताया जाता है कि वे विमान की व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन यह लगभग संभव है। लेकिन फ्रेजर का कहना है कि जब तक रॉबर्ट उन्हें नहीं बताएगा तब तक उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक कप कॉफी भी नहीं। इस बीच केस अचानक वहां आता है और कहता है कि शायद वह उनकी मदद कर सकता है और रॉबर्ट्स की मांग के बारे में पूछता है। जब पुलिस ने उसे बताया कि रॉबर्ट्स को एक विमान की आवश्यकता है तो उसने बोल दिया, परंतु सब लोग उसे दिलासा देकर विदा करते हैं। इस बीच आपको उन चोरों से एक और संदेश प्राप्त होगा जिन्हें भोजन की आवश्यकता है। पुलिस इसे एक अच्छे मौके के तौर पर देख रही है, क्योंकि यदि आप भोजन के साथ कई उपकरण भेजते हैं तो आप अंदर की बातचीत सुन सकते हैं। सुनने वाले का कहना है कि पिज्जा भेजना बेहतर है, क्योंकि तब एक ही स्थान पर लोग बात करेंगे और बेहतर समझेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। फ्रेजियर ने उनसे डिवाइस के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि यह एक डिजिटल डिवाइस है जो 30 सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है। इस बीच जब मैनेजर ने समझदारी दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पीटा और घसीटा। हम आपको वह कमरा दिखाएंगे जहां कार्यालय की आपूर्ति संग्रहित है। कुछ देर बाद आपका ओन ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाएगा। फ्रेजियर रुककर सब कुछ देखता है और डाल्टन की कल्पना करता है। फ्रेजियर डाल्टन से कहता है कि जब वह फोन का उत्तर देगा तो वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन डाल्टन कुछ नहीं कहता है। इसके बाद अधिकारी ऑडियो सिस्टम के जरिए बैंक में हो रही बातचीत को सुनने की कोशिश करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे एक अलग भाषा में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वह शायद रूसी है। फिर उसने मुक्त बंधकों के पास यह पता लगाने के लिए एक रॉकेट भेजा कि क्या उन्होंने बैंक में किसी को रश इन कहते हुए देखा है। इस बीच बैंक में लुटेरों ने एक महिला को बंधक बना लिया और उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। इसके बजाय एक महिला बंधक पहले कमरे में प्रवेश करती है और खुद बंधक होने का नाटक करती है। वह दूसरी महिला को भी तीसरे कमरे में बंद कर देता है। अंत में आप असली रॉबर्ट को स्टोर रूम में छेद खोदते हुए देखते हैं। यहाँ सभी पुलिसकर्मी रूसी भाषी पुलिसकर्मी से बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि डिवाइस में रिकॉर्ड की गई भाषा रूसी जैसी लगती है। दरअसल बल्गेरिया
एशियाई मध्य यूरोप में बोली जाती है। तभी फ्रेजर को एक विचार आता है और वह इस रिकॉर्डिंग को सड़क पर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला देता है ताकि वह इस भाषा को जानने वाले हर राहगीर से संपर्क स्थापित कर सके। उनका आइडिया काम कर गया। बिल्डर भाषा को पहचानता है और कहता है कि यही भाषा है क्योंकि उसकी पूर्व पत्नी अल्बानिया से है। यह सुनकर उन्होंने अल्बानियाई वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वह बिल्डर को फोन करता है और अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी आती है और पूरी स्थिति को समझने के बाद वह मौका पाकर अपनी पार्किंग शुल्क माफ करने के लिए कहती है। फ्रेजर ने उससे रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनने और उसे बताने के लिए कहा। इसके बाद महिला हंसने लगी और बोली कि वह न केवल जानती है कि क्या चर्चा हो रही है, बल्कि यह भी जानती है कि कौन बोल रहा है। जब पुलिस अधिकारी यह सुनते हैं तो वे पूरी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, लेकिन उनकी खुशी जल्द ही निराशा में बदल जाती है। उन्हें पता चला कि आवाज वास्तव में बात के पूर्व कम्युनिस्ट राष्ट्रपति की है और रिकॉर्डिंग उनके एक पुराने भाषण का हिस्सा है। आप जानते हैं कि रबर बहुत बुद्धिमान होता है। उसे पता होना चाहिए कि पुलिस ने उसे जो उपकरण भेजा था वह खाद्य पैकेजिंग में छिपा हुआ था, इसलिए उसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए यह यादृच्छिक टेप चलाया। इस बीच डाल्टन बैंक में वह एक एक करके सभी तिजोरियों की जांच करता है, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं मिलता है और थोड़ी देर बाद वह और उसका एक दोस्त तिजोरी खोलते हैं और मैं देखता हूं कि वह वहां है। अंदर हमें पेपर हीरो और कुकी कटर अंगूठियों से भरा एक छोटा बैग मिला। डाल्टन दस्तावेज अपने पास रखता है। वह मेडेलिन के साथ ही वहां पहुंचता है और जासूस से बात करने के लिए बैंक के सामने खड़ी वैन में जाता है। लोग अपना परिचय देते हैं और मेडेलिन ने संक्षेप में अपनी यात्रा का कारण बताया। फ्रेजियर को उनकी मदद स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तीनों पुलिस अधिकारी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कुछ देर तक डाल्टन के बारे में बात करते हैं। फ्रेजर का मानना है कि सड़क पर बैठने और इस तरह की बातें करने से कुछ हल नहीं निकलेगा, इसलिए उसने बैंक जाने का फैसला किया और डाल्टन को फोन किया और कहा कि अगर वह बैंक आता है और मालिक से इसे जांचने के लिए कहता है तो वे उसे एक विमान प्रदान कर सकते हैं। माना जाता है कि डाल्टन शामिल थे। फिर हम फ्रेजर को बैंक में प्रवेश करते देखते हैं। वे उसे बंधक कक्ष में ले जाते हैं, जहां वह देखता है कि सभी बंधक सुरक्षित हैं और पूछते हैं कि क्या किसी ने रॉबर्ट का चेहरा देखा है। हर कोई कहता है नहीं। फिर वह उन सभी को वहां से सुरक्षित और स्वस्थ निकालने का वादा करता है। लौटने से पहले फ्रेजियर ने डाल्टन से व्यक्तिगत रूप से बात की। वह उसे बातचीत में शामिल करता है और उसके चेहरे से नकाब खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर एक और रबर प्रकट होता है और उसे रोक देता है। डाल्टन फ्रेजियर की हरकतों से परेशान है और फिर से बस की मांग करता है। फिर वह स्टोर रूम में जाता है और अपने पार्टनर से पूछता है कि इस काम में उसे कितना समय लगेगा। इस पर उसका साथी जवाब देता है कि उसे अपना काम खत्म करने में 2-3 घंटे और लगेंगे। इस बीच फ्रेजियर वैन में लौटता है और डेरियस को बताता है कि डाल्टन हत्यारा नहीं है और हमें उसकी अगली चाल का पता लगाने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। इस बीच डाल्टन उन्हें बुलाता है और कैमरे को खिड़की की ओर करने के लिए कहता है। खिड़की की ओर कैमरे की ओर इशारा करते हुए वे देखते हैं कि डाल्टन हाथ में पासा लेकर बंधकों में से एक को गोली मारकर मार रहा है। इस घटना को फ्रेजर की ओर से विफलता मानते हुए डियर्स ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और जल्द से जल्द बैंक में एक तकनीकी टीम भेजने की योजना बनाई। लेकिन सामरिक टीम को बेंच पर भेजना एक बड़ी समस्या थी। एकमात्र समाधान रबर की गोलियों का उपयोग करना था ताकि किसी की जान को नुकसान न पहुंचे। इसलिए चारों ने सोचा कि अगर कुछ गलत हुआ तो फ्रेजर जिम्मेदार होगा। हालांकि उसका मेडेलिन के साथ एक अनुबंध है और वह कहता है कि वह एक अच्छी जासूस बनेगी। इससे पहले कि सामरिक टीम डेरियस को बैंक भेजे, फ्रेजियर को पता चला कि लुटेरे ड्राइवर की कार में एक ट्रांसमीटर के माध्यम से उनकी बातें सुन रहे हैं। वह डायरीज से कप्तान को सूचित करने के लिए कहता है, लेकिन डायरीज उसे अनदेखा कर देती है और अपनी योजना जारी रखती है। यहाँ डाल्टन उनकी सारी बातचीत सुनने के बाद बैंक में एक धुआं ग्रेनेड फेंकता है और पुलिस के प्रवेश करने से पहले सभी बंधकों को बैंक से बाहर फेंक देता है। जैसे ही तकनीकी टीम बाहर आती है, वे सभी प्रबंधकों को जमीन पर लेटने का आदेश देते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद वे बैंक में जा सकते हैं, लुटेरों को गिरफ्तार कर सकते हैं और यदि उन्हें कोई शव मिलता है तो उन्हें बाहर भी निकाल सकते हैं। उन्होंने हर कमरे की तलाशी ली, यहाँ तक कि तिजोरी और उपकरण कक्ष की भी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंदर
तकनीकी टीम का प्रमुख उन्हें बताता है कि लड़का और फ्रेजियर भी वहां पहुंच रहे हैं। बंधक का शव क्यों नहीं मिला और बैंक से कुछ भी गायब क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि सभी रोबोट हथियार वास्तव में खिलौने थे और बंधक को मारना एक खेल था। मैंने यह भी देखा। इस बीच पुलिस सभी नौकरों और उनके बीच छिपे रोबास को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। बंधकों में वे इतने थे कि कोई नहीं बता सकता था कि बंधक कौन है और चोर कौन है। वहां कैप्टन फ्रेजियर ने फ्रेजियर को बताया कि मामला अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। फ्रेजर को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह भी हार स्वीकार नहीं कर सका। सभी अलमारियों और तिजोरियों की जांच करने के बाद हमने देखा कि जिस शेल्फ में तिजोरी स्थित थी उसमें से कुछ भी गायब था। फिर वह मेडेलिन से मिलता है और मेरी ओर उसकी ब्लैकमेलिंग की रिकॉर्डिंग सुनता है। वह कहता है कि वह इस रिकॉर्डिंग के बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बदले में वह इस बॉक्स के बारे में जानकारी मांगता है। मैडलिन उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि इसे वहीं छोड़ दो और बाद में केस देखने जाओ। वह केस से कहती है कि फ्रेजियर के बारे में चिंता न करें, ये दस्तावेज उस तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि गैल्टन ने ये दस्तावेज जमानत के तौर पर लिए थे ताकि अगर वह पकड़ा जाए तो खुद को बचाने के लिए इस बक्से के बदले में हमसे मदद मांग सके। मेडलिन को पता था कि इस तिजोरी में सिर्फ हीरे ही नहीं बल्कि दस्तावेज भी हैं। हाँ, वह उसे बताता है कि बक्से में एक उसके दोस्त का था जिसे उसने नाजियों से बचाया था क्योंकि नाजियों ने बदले में उसे बड़ी रकम दी थी। फिर वह मेडलिन को शुल्क देने के बाद उसे छोड़ देता है। यहाँ दृश्य बदल जाता है और हम डाल्टन को उसी वास्तविक कोठरी में देखते हैं जहाँ वह सभी को अपनी डकैती की पूरी कहानी बताता है और कमरे में बैठकर उसने इतनी बड़ी डकैती को कैसे अंजाम दिया। यह वही कक्ष था जिसे उनके सहयोगियों ने भंडार कक्ष में एक छेद खोदकर और उसे एक ट्रिक बॉल से छिपाकर बनाया था। डाल्टन के पास अब हीरे की अंगूठी और ये दस्तावेज थे। वह चालों की इस दीवार को तोड़ देता है और आसानी से बैंक के सामने वाले गेट से बाहर निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक नियमित ग्राहक है। उसके सभी दोस्त बैंक के सामने कार में उसका इंतजार कर रहे हैं। जब फ्रेजर और मिशेल बैंक में प्रवेश करते हैं, एल्टन बाहर निकलते समय फ्रेजर से टकराता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है। जब फ्रेजियर अदालत के आदेश के तहत बैंक में प्रवेश करता है और लॉकर खोलता है तो उसे च्यूइंग गम और फॉलो द रिंग लिखा हुआ एक नोट मिलता है। फ्रेजियर बॉक्स के बारे में बात करने के लिए केस के पास जाता है क्योंकि उसे संदेह है कि रहस्य के पीछे कोई बुरा कारण होगा। केस उसके सभी प्रश्नों का कुशलता पूर्वक उत्तर देने का प्रयास करता है। हालांकि फ्रेजियर ने उसे अंगूठी दिखाई और कहा कि एक बार जब उसे अंगूठी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी तो वह इसके सभी रहस्यों को उजागर कर देगा। बाद में उसकी मुलाकात मिसाल से होती है और वे दोनों हंसते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उसने उन्हें कहानी दिखाई। फ्रेजियर फिर मेडेलिन के साथ मेयर के लंच में जाता है, अपनी कटी हुई अंगूठी दिखाता है और मेडेलिन को वॉशिंगटन डीसी में युद्ध अपराध कार्यालय का नंबर भी देता है ताकि उस पर लगे झूठे आरोप हटा दिए जाएं। बदले में वह मेडेलिन को टेप देता है। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।